कोई अर्थशास्त्री अगर नई दिल्ली के चारों ओर अपने सुपरविजन से नज़र डाले तो उसे दिखाई देगा कि उत्तर पूर्व में नेपाल में जेएनजी सड़कों पर है। पूर्व में बांग्लादेश के छात्रों ने पिछले साल प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया था। दक्षिण में देखेंगे तो श्रीलंका 2022 में जो आर्थिक संकट वहां आया उसके बाद से लेकर अब तक भी कर्ज और महंगाई से जूझ रहा है। और पश्चिम में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेलआउट पैकेज के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे को खटखटाता रहता है। लेकिन इस पूरे दक्षिण एशिया के इस तूफान में, जहाँ ये सारे देश जो भारत के पड़ोसी भी हैं और दक्षिण एशिया के प्रमुख देश भी हैं, इन सब में जब तूफान आ रहा है, उन सब के बीच भारत बिल्कुल शांत और स्थिर स्थिति में खड़ा है। और इतनी शांत स्थिति में कि कोई वाद, कोई विवाद, किसी प्रकार की अशांति और कहें तो किसी प्रकार का विद्रोह यहाँ दिखाई नहीं देता। रूस से सस्ता तेल जब हमने खरीदा, यानी भारत ने जब तेल खरीदा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया। और निशाना ही नहीं बनाया बल्कि टैरिफ लगाया। टैरिफ की पहले धमकी दी, फिर टैरिफ लगाया। और फिर जब पाकिस्तान से हमारा विवाद हुआ, हम आतंक के खिलाफ थे, श्योर था, और हमने पाकिस्तान के ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद में भी अमेरिका हमें नीचे दिखाने का बराबर प्रयास करता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद और पूरे टैरिफ वैरिफ सब लगाने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसकी रफ्तार को कोई नहीं तोड़ पाया। भारत के 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड का ब्याज 7% से भी कम है। और यही जो सरकारी बॉन्ड वाला ब्याज जो होता है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर वहाँ के निवेशकों को 12% देना पड़ रहा है। मतलब वहाँ 12% देने के बाद वहाँ लोग व्यापार कर रहे हैं या वहाँ पर जो है वो निवेश कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है वो 7% निवेश पर काम हो जाता है। मतलब हमारी स्थिति आज इतनी ज़्यादा मजबूत इस क्षेत्र में है। अब बात करें हम विदेशी मुद्रा भंडार की, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से भी ऊपर जा रहा है। और यह 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। मतलब कि 11 महीने तक अगर मैं कोई चीज़ आज आयात हो रहा है जितना, उतना आयात लगातार 11 महीने भी अगर हम करें तो भी हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है। और देश की विकास दर की बात करें तो लगातार 6% से 8% के बीच में बनी हुई है, जो कि एक पर्याप्त है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब के सब देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी में है। आज जो स्थिर भारत दिखता है वो लंबे समय का परिणाम है। एकदम से भारत स्थिर रहा है या एकदम से स्थिर हो गया, बस आज़ाद हुआ और स्थिर हो गया, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ चेंज रही हैं। 1947 में जब आज़ाद हुए थे उस दिन से लेकर आज तक कई बार भुगतान संतुलन का संकट हमें झेलना पड़ा है। 1965 में युद्ध और सूखे के बाद अमेरिका ने भारत से रुपया अवमूल्यन करवाया, और ये 1965 की बात है। और उस समय जब युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर हमारे को जो है वो रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था। फिर 1991 के अंदर जब सरकार को सोना गिरवी रख करके कर्ज लेना पड़ा, तब तत्कालीन वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह जी जो थे, उन्होंने सुधारों की शुरुआत की। और एक बहुत बड़ी बात थी, उनके सुधार हमारे को एक मजबूत आधार दे के गए, और उस समय के संकट से उनके सुधारों ने ही हमें निकाला था। और ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय लाइसेंस राज खत्म हुआ था, रुपए का जो बाज़ार है वो पूरी तरह से खुला था, और यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में भी गई थी, यानी उदारीकरण की ओर हम शुरुआत कर चुके थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर के दो बड़े संकट, 2 बार तो हमारी अर्थव्यवस्था संकट में आई। एक बार 65 में अवमूल्यन करवाया, और 91 में मुख्य रूप से जब संकट आया
तो जो है हमें उदारीकरण की ओर जाना पड़ा, लाइसेंस राज को ख़त्म करना पड़ा था। फिर वहाँ से लेकर के 2013 तक जब हम बात करते हैं तो फिर बीच में डगमगाया काम, और वो इसलिए डगमगाया क्योंकि थोड़ा बहुत बीच में भ्रष्टाचार बड़े मात्रा में होने लगा, और विशेष रूप से मनमोहन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार, ऐसा आरोप लगते हैं कि चरम सीमा पर पहुंच गया। और 13 में भारत उन देशों में गिना जाता था जो विदेशी पूंजी के ऊपर निर्भर थे। फिर 13 के बाद भारत सरकार ने बैंकों को खराब कर्ज साफ करने के लिए मजबूर किया कि जितने भी खराब कर्ज हैं उन्हें साफ करो। ऐसा कोई जो है कर्ज नहीं होना चाहिए जो खराब है, जिसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था अब जो एनपीए 2018 में 15% था, वहाँ से घटकर सिर्फ 3% अब रह गया है। और उधर राजकोषीय घाटे की बात करें तो कोरोना के बाद जो राजकोषीय घाटा हुआ वो 9% था, अब वो घटकर के वो भी कितना हो गया, 5% के नीचे आ गया। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भले ही थोड़ी धीमी रही है, लेकिन सेवा क्षेत्र जो है वो जीडीपी का 15% कमा रहा है। मतलब पूरी जीडीपी के अंदर 15% सेवा क्षेत्र की भूमिका है। 10 साल पहले ये 11% ही हुआ करती थी। भारत अब विदेशी पूंजी पर तो कम और उत्पादकता के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, यानी उत्पादकता के ऊपर जोर ज़्यादा दे रहा है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद करके और देश ने 8 अरब डॉलर की बचत की थी। मतलब बहुत बड़ी बात है कि सस्ता तेल खरीद करके हमने अपने पैसे बचा लिए। बचाना कमाने के बराबर होता है, तो 8 अरब डॉलर जो हैं वो हमने बचाए, और इसके लिए हमने किसी दबाव महसूस नहीं किया। पूरी दुनिया ने हमें दबाने का प्रयास किया, लेकिन हम दबे नहीं। ऐसे ही रिफाइनरी के अंदर हम बात करें तो रिफाइनरी रणनीतिक तेल भंडार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया था। नेपाल और बांग्लादेश में असमानता और बेरोजगारी से आंदोलन भड़कते हैं। भारत में भी ग्रेजुएट बेरोजगारी 29% है। आरक्षण पर असंतोष मौजूद है ही, फिर भी यह बड़े विरोध नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसका एक कारण रहा, क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनको भरोसा है कि भविष्य बेहतर होगा। CMIE के सर्वे के मुताबिक लोग आज के जीवन को 10 में से 4 या 5 अंक देते हैं, लेकिन 5 साल बाद की जो उम्मीद है उसको 6 से 7 अंक देते हैं। लोगों का यकीन है कि ये दौर अस्थायी है। जब पड़ोसी देश कर्ज, महंगाई और अस्थिरता में उलझे हैं, तो भारत सुधार में, अनुशासन में, आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ रहा है। उसकी स्थिरता सिर्फ नीतियों में नहीं है, बल्कि लोगों की उम्मीद और भरोसे में बनी हुई है। मतलब लोगों को उम्मीद है, भरोसा है, और इसी भरोसे और उम्मीद के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।